ईशान कल से जेल में है। उस राजवीर ने उसके खिलाफ रिपोर्ट करी है। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दहाड़ते हुए कमरे से बाहर लंबे लंबे डग भरने लगा। देवयानी और काजल भी इसके पीछे पीछे जाने लगीं। आकाश जल्दीबाजी से काम ना ले। ये खून खराबा फिर से शुरू ना करें आप। पहले ईशान के पास तो जाएं, उसे वापस ले आएं। काजल की बातों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो पिस्तौल निकालकर इसे अपने रास्ते से हटाकर बाहर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। जहाँ हॉल में इसके कदमों की रफ्तार उसे देखकर धीमी पड़ गई। ईशान, कहाँ थे तुम? आकाश वहीं खड़े रहकर उससे पूछने लगा। जेल में, वो इसके पास आते हुए कहने लगा। तुम कल से जेल में थे और मुझे खबर तक नहीं की। मुंशी ने भी मुझे अभी फ़ोन किया है। वो पिस्तौल को साइड टेबल पर रखने लगा और ईशान इसे देख रहा था। अभी पता लगा तो आप पिस्तौल लेकर निकलने लगे। अगर रात को बता दिया होता तो अब तक तो कितनी लाशें बिछा चुके होते आप। इसका जवाब तो मैं उन्हें ज़रूर दूंगा। लाशें तो अब गिरेंगी। इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें जेल भेजने की? आकाश दहाड़ते हुए बोला। भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप गुस्से में ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे मेरी परेशानी और बढ़ जाए। ईशान के चेहरे पर गुस्से की बजाय परेशानी झलक रही थी, जिसे आकाश भाप गया था। ईशान, आरोही कैसी है? काजल पानी का गिलास ईशान को देते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगी, क्योंकि आरोही के बारे में कुछ खबर ना लगी थी। वो खतरे से बाहर है भाभी। मैं आज गया था हॉस्पिटल, लेकिन तब तक वो डिस्चार्ज होकर इसके भाई के साथ अपने घर जा चुकी थी। वो पानी का घूंट लेते हुए बोला। फिर तुम्हें जेल किस लिए? काजल ने उलझते हुए पूछा। उन्हें लगता है आरोही को जहर देकर मारने की कोशिश मैंने की है। तुमने जहर नहीं दिया, उसने खुद से ये हरकत की थी। तब तो तुम घर पर भी नहीं थे। आरोही ने यह सब अपने भाई को बताया क्यों नहीं? काजल ने पूछा। उसने मेरे हक में गवाही नहीं दी। वो खामोश रही और मुझ पर उसे मारने का केस दर्ज हो चुका है। उसने परेशानी से भाभी की तरफ देखते हुए कहा। वो लोग इतनी मनमानी कर रहे हैं और तुम मुझे कुछ करने से रोक रहे हो। आकाश का गुस्सा और बढ़ने लगा। क्योंकि आपके गुस्से से कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। खामखा बात हाथ से निकल जाएगी। बैठकर मसले का हल निकालेंगे। मैं कोई जल्दीबाजी नहीं चाहता। मुझ पर अब केस फाइल हो चुका है। मैं जमानत पर आज़ाद हुआ हूँ। कुछ दिनों में अदालत में पेश होना है। वो नज़रें नीचे करते हुए बोले। इसलिए तो बोलता हूँ, उन्हें चुप कराने का एक ही रास्ता है। आकाश फिर से पिस्तौल उठाने लगा। अरे भाई, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं ये सब नहीं चाहता। अगर आप अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा सकते हैं तो खामोश बैठे रहिए। मेरा मसला मैं खुद हल कर लूँगा। वो झुंझलाकर बोला। तो तुम अब क्या चाहते हो? कोर्ट में पेश होते रहोगे, उन बेगैरतों के आगे खुद को तमाशा बनाओगे और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? वो सवालिया नज़रों से घूरने लगा। भाभी, आप वहाँ फ़ोन करें और आरोही से बात करके इसकी तबीयत मालूम करें। अब कैसी है वो? और इसे बोलिए वो गलत फैसला कर रही है। मैंने उसे जहर नहीं दिया। वो ठंडे दिमाग से सोचे और इस केस को ख़त्म करे। और आप प्लीज़ उससे कहिए मुझे मिलने का एक मौका दे। मैं इससे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। ईशान को अब काजल से आशा थी। वो इसका हाथ पकड़ते हुए विनती करने लगा। काजल आकाश को देखते हुए इसकी हाँ का इंतजार करने लगी। आकाश ने सिर हिलाते हुए इजाज़त दी। ईशान अब बेचैनी से हाल में इधर उधर फिर रहा था। देवयानी और आकाश भी वहीं सोफे पर बैठे काजल का इंतजार कर रहे थे, जो कि आरोही से बात करने में व्यस्त थी। काजल को कमरे से आता देख ईशान की धड़कनें तेज हो गईं। वो हाथ मसलते हुए काजल की तरफ बढ़ा। भाभी, वो कैसी है और क्या कहा उसने? वो काजल के पास आकर एक ही सांस में बोला। वो एक ही सूरत में ये केस ख़त्म करने के लिए तैयार है, अगर तुम उसे तलाक दे दो तो। वो तुमसे किसी भी सूरत में मिलना नहीं चाहती है और तुमसे अलग होना चाहती है। काजल बोलते हुए वहीं बैठ गई। ईशान का जिस्म ठंडा पड़ने लगा। वो लड़खड़ाता हुआ खुद को संभालते हुए वहीं बैठ गया। बेबसी की नज़रें झुकाए रह गया। मैं तो कहती हूँ तलाक देकर जान छुड़वाओ उससे। वैसे भी गंदी मछली तालाब में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा सारा पानी खराब कर देती है, जिसका नतीजा तुम दोनों भाई देख चुके हो। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते इसके कारनामों का पता लग गया। अब इसी को गनीमत समझकर तलाक दे मारो उसके मुंह पर। न जाने उस दिन किसके साथ बातें कर रही थी। भगवान जाने कितने आशिक होंगे उसके। वैसे भी शहर में रही है, दुनिया भर में घूम कर आई है। अब इस तरह की लड़की से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है?
देवयानी अपनी आदत के मुताबिक जहरीली बातें सुना रही थी। आरोही के बारे में इतने कड़वे शब्द सुनकर ईशान का गुस्सा तो आसमान पर चढ़ गया था। इसने अपने सामने रखा गिलास उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। इसके बिखरे कांच घर में हर तरफ फैल चुके थे। सब लोग इसकी हरकत पर हैरत में पड़ गए थे। अगर इसके खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी क्या लगती हैं। वो दहाड़ते हुए मौसी से बोला। हालांकि मौसी को इससे इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद न थी। वो झेप गईं। ये क्या तरीका है ईशान? तुम किसी और का गुस्सा मौसी पर क्यों निकाल रहे हो? मौसी सही तो कह रही हैं। वो लड़की चरित्र की अच्छी नहीं है। वो छिप छिप कर किसी से बात करती थी। वो तो इस बार पकड़ी गई, लेकिन न जाने इससे पहले कितने दिनों से तुम्हें धोखे में रखती आ रही है। तुम्हारी पत्नी होकर किसी और से चोरी छिपे पता नहीं क्या करती आई है। आकाश भी मौसी के सुर में सुर मिलाने लगा। इसके हाथ में फ़ोन देखकर आप लोग इतनी दूरंदेशी में क्यों निकल गए? क्या आप लोगों ने उसे बात करते वक्त सुना कि वो किससे बात कर रही थी? क्या आपने वो लड़का यहाँ आते हुए देखा, या फिर आरोही इससे बाहर कभी मिलने गई थी? किस बुनियाद पर आप सब उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ईशान ने दो टूक जवाब देते हुए पूछा। तो फिर कोई पूछे वो चोरी छिपे बगैर इजाज़त के मोबाइल क्यों चला रही थी? देवयानी ने इसे टोकते हुए कहा। चोरी छिपे नहीं, मुझसे पूछकर मोबाइल यूज़ कर रही थी। और वो मेरी बीवी है, मैंने बोल दिया तो बस। इसलिए सबसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, और वो किसी और से नहीं, मुझसे बात कर रही थी। इसने बड़ी आसानी से आरोही के हक़ में झूठ कहा। ईशान, तुमने कभी बताया नहीं कि तुमने इसे फ़ोन खरीद कर दिया है, और तुम दोनों के बीच तो उस दिन भी सुलह नहीं हुई थी, और शहर जाने से पहले भी तुम दोनों का झगड़ा हुआ था। बहुत देर से खामोश रहने के बाद काजल ने पूछा। पति पत्नी में लड़ाई तो होती रहती है, फिर सुलह भी हो जाती है। अब हर बात तो सबके साथ डिस्कस नहीं की जा सकती। वो काजल से नज़र चुराकर बोला। काजल को भी इसके इस अंदाज पर हैरानगी हुई। क्या बात है, उसकी हर गलतियों पर पर्दा डाला जा रहा है। आज ये उसके लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा है? कल तक उसके गालों पर तुम्हारे ही हाथों के निशान थे, जो कि सूजकर लाल हो चुके थे। अब बोल रहा है कि फ़ोन पर मैं बात कर रहा था। अगर तुम दोनों में इतना ही प्यार चल रहा था तो उसने जहर क्यों खाया? आकाश ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए सख्ती से पूछा। आखिरी बार क्या बात हुई थी तुम्हारी? और अगर वो वाकई तुमसे बात कर रही थी तो फिर उसने किससे डर कर खुदकुशी की? काजल कंफ्यूज होकर इससे पूछने लगी। उसके सवाल पर ईशान के माथे पर बल पड़ गए। वो यहाँ कभी भी आता होगा। बहुत जालिम है वो। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए खुदकुशी कर रही हूँ। स्वरा के कहे हुए अल्फाज इसके दिमाग में घूमने लगे। वो कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब खामोश क्यों हो, बोलो। आकाश ने इसे डांटते हुए कहा। आप लोगों की वजह से उसने जहर खाया है। जरूर आपने उसे कुछ कहा होगा, धमकाया होगा। आप सब कसूरवार हैं। उसकी इस हालत के जिम्मेदार आप लोग हैं। वो अब अपना कसूर इन पर थोपने लगा। अच्छा जनाब आली, गलती हो गई हमसे, जो तुम्हारी पत्नी पर शक किया। अब क्या माथा रगड़ें, सर पीटें अपना? वो दहाड़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। माथा रगड़ें या फिर एड़ियाँ, मुझे सिर्फ मेरी आरोही वापस चाहिए, जो आपको किसी भी हालत में लानी होगी। ईशान धमकी देने के अंदाज में बोला। इसकी बात सुनकर आकाश पलटा और हैरत से इसे घूरने लगा। कमाल करते हो यार, उसने एक चुटकी जहर क्या खा लिया? तुम्हारे दिलो दिमाग पर छा गई वो इस पर नज़र डालते हुए हैरानगी से कहने लगा। अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि मेरा तरीका तुम्हें पसंद नहीं है। अब मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हो तुम? आकाश ने फिर ताना कसते हुए कहा। भाभी, आप और भाई मेरे साथ उनके घर चलेंगे। आरोही और उसके भाई को राजी करेंगे। ईशान आकाश से नज़र चुराता हुआ अपना फैसला सुनाने लगा। काजल, इसे चाय पानी दो और बोलो कि जाकर अपने कमरे में आराम करे। मुझे लगता है कि जेल में रहने के बाद इसका दिमाग खराब हो चुका है। ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे आराम की ज़रूरत है। ईशान ने नामुमकिन सी बात बोली तो आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को जब्त करते हुए वो कमरे की ओर चल दिया। ईशान, तुम जाओ अपने कमरे में, फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम कर लो। काजल इसकी हालत पर नज़र डालते हुए बोली। वो दबे कदमों से अपने कमरे की ओर जा रहा था। इसे अपनी गलतियों का अब एहसास हो रहा था। कमरे में पहली बार इसे आरोही दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी कमी उसे मायूस कर रही थी। वो वहाँ नहीं थी, लेकिन इसकी सिसकियाँ और चीखें वो महसूस कर सकता था।
बहुत देर तक उस जमीन को घूर रहा था जिस पर उसने आरोही को सोने पर मजबूर किया था। वो निढाल होकर जमीन पर बैठ गया और जमीन पर हाथ फेरते हुए खुद को कोसने लगा। वहां से उठते ही वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ। वहां पर पड़ी हुई हर चीज इसे आरोही की याद दिला रही थी। वो उसकी लिपस्टिक को गौर से देखने लगा। यह वही लिपस्टिक है जो आरोही लगाया करती थी और इसने बेदर्दी से मसलते हुए इसके होठों पर फैला दिया था। उस पल को याद करते हुए वो कांप उठा और इसने वो वहीं रख दी। वहीं पर पड़ा हेयर ब्रश उठा लिया जिसमें आरोही के बाल मौजूद थे। वही बाल जो उसने बड़ी बेदर्दी से नोचे थे। उसकी आहें, उसकी सिसकियां इसे अंदर से झंझोड़ रही थी। जानवर जानवर इसके कानों में अब ये एक ही शब्द गूंजने लगा। उसे तो वक्त बदला लेगा। देखना एक दिन वो मुंह खाएगा। स्वरा की दी हुई बद्दुआ बार बार इसके दिल को झंझोड़ रही थी। उसकी बद्दुआ आज अपना असर दिखा रही थी। वो कभी माफ़ नहीं करेगी मुझे। बहुत गलत किया है मैंने उसके साथ। वो मेरे पास नहीं आएगी। आरोही के साथ दुश्मनी में मैंने अपनी स्वरा को खो दिया। वो बेबसी से दीवार से टेक लगाए रो रहा था। हर तरफ अंधेरा महसूस होने लगा था। बदले की आग जो इसने आरोही के लिए लगाई थी, इसमें वह खुद ही स्वरा और उसके प्यार को जला बैठा था। दिन गुजरते जा रहे थे। इसने हर तरह से कोशिश कर ली थी, लेकिन हालात इसका साथ नहीं दे रहे थे। आकाश इसके साथ चलने को राजी नहीं हो रहा था। काजल फोन पर आरोही से बातें करती थी तो आरोही का एक ही जवाब होता था, ईशान से अलग होना। और ये बात मानने के लिए ईशान राजी ना था। वो किसी भी हालत में आरोही को घर वापस लाना चाहता था, जिस पर कि आरोही को मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता जा रहा था। यार, ये केस कब जाकर पूरा होगा? हर बार नई तारीख दे देते हैं जज साहब, इसने मुंह बनाते हुए सोनाली से कहा। बस, बहुत जल्द वो जेल के अंदर होगा। एक दो हाजिरी हो चुकी हैं और हर बार वो वक्त मांग रहे हैं। लेकिन इस बार मुझे पूरा यकीन है कि वो जेल के अंदर होगा। अब की बार तुम बस गवाही के लिए तैयार रहना। इस केस को मजबूत सिर्फ तुम्हारा बयान ही बना सकता है। इधर तुमने उसके बारे में सब कहा और उधर वो जेल गया। अब सिर्फ फैसला होगा। अगली हाजिरी में तुम्हें आना है वहाँ, सोनाली ने कहा। फिर भी इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर वो जेल भी चला जाए तब भी मैं इसकी बीवी ही रहूँगी। मुझे तलाक की सूरत में आज़ादी चाहिए। भले ही वो जेल ना जाए, बस मुझे तलाक दे दे। यह कोई बड़ा मसला नहीं है। एक बार तुम कोर्ट में चलकर तुम अपना बयान दे दो। हम ये केस जीत जाएंगे तो फिर तलाक लेने में भी आसानी रहेगी। सोनाली ने इसकी परेशानी को कम करते हुए कहा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसे जेल ना हो और वो मुझे तलाक दे दे? इसकी बात पर सोनाली ने इसे घूर कर देखा। क्यों सजा ना हो? उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है, जिसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। नहीं सोनू, उसने मुझे जहर नहीं दिया था, मैंने खुद खाया था। वो नजरें चुराए सच कह रही थी, जो इसने सबसे छुपा कर रखा था। इसकी बात सुनकर वो फटी आंखों से आरोही को घूरने लगी। तो फिर तुमने झूठा मुकदमा क्यों दर्ज करवाया, जब उसका कोई कसूर ही नहीं? सोनाली सवालिया नज़रों से इसे देखते हुए पूछने लगी। उस वक्त पुलिस को भाई ने बुलाया था, क्योंकि उन्हें वो लोग कसूरवार लगे थे। और उस वक्त मैं भी डरी हुई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा उस पर केस बनेगा तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि इस तरह उससे तलाक लेने में आसानी हो जाएगी। उसने मुझे मारने की कोशिश की है और वहाँ मेरी जान को खतरा है। ये बात कहकर अब भाई भी मेरे तलाक के फैसले के खिलाफ नहीं है। वो भी इस बात पर राजी हैं कि मुझे तलाक हो जाए। यह झूठ ही मुझे उससे आज़ादी दिला सकता है। तुम अपने भाई से झूठ क्यों बोल रही हो? सोनाली कंफ्यूज होते हुए बोली। क्योंकि अगर भाई को सच पता चल गया तो फिर से मुझे उस घर में भेजने की तैयारी करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहती। और तुम भी ये बात किसी से ना कहना। आरोही परेशान होते हुए उसे कहने लगी। डोंट वरी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। भला मैं क्यों तुम्हारी परेशानी को बढ़ाऊंगी? सोनाली ने इसके हाथ पकड़कर इसे यकीन दिलाया, जिससे वो अब थोड़ी बेफिक्र हुई थी। अच्छा तुम बैठो, मैं अब खाना बनाती हूँ। वो उठकर जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ी, इसके चेहरे का रंग उड़ गया। पाँव अब भी वहीं जम गए थे। न जाने कब से राजवीर वहाँ खड़ा था, जिसकी इन दोनों को जानकारी नहीं थी। उसने दरवाजे पर खड़े आरोही की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन उसने सोनाली के सामने कुछ ना कहा। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अगर मैं यह बात खुद तुम्हारे मुंह से नहीं सुनता तो कभी यकीन नहीं करता कि मेरी बहादुर बहन
ऐसा मायूसी और बुज़दिल वाला काम कर सकती है। बहुत गलत किया तुमने। सोनाली के जाने के बाद इसने आरोही को अपने कमरे में बुलाया था। वो अब शर्मिंदगी से सर झुकाए इसके सामने बैठी थी। क्या हुआ आरोही, तुम इतनी बुज़दिल कब से बन गई कि अपने हाथों अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने चली थी? तुम्हें ज़रा भी एहसास है तुम्हारी ऐसी गलती पर कितनी तकलीफ़ हुई है मुझे? और तो और तुम इस बात को बुनियाद बनाकर उसे जेल भी भिजवाना चाहती हो, जो कि सरासर गलत है। यह खुदगर्जी कहाँ से सीख ली तुमने? भाई, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं मजबूर थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरा जीना दुश्वार हो गया था। मरने के अलावा वहाँ से निकलने का और कोई रास्ता ना था। मेरी बच्ची, हर घर में झगड़े और मसले होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ने के बजाय बुज़दिली से अपनी कीमती जान गंवा दें। ये कहाँ की अक्लमंदी है? वो इसके सर पर हाथ फेरने लगा। भाई, वो घर नहीं है, जंगल है, और वहाँ के लोग जानवर से भी बदतर हैं। मैं वहाँ किसी तरह रह रही हूँ, ये मैं जानती हूँ। वो लोग जालिम हैं, मुझे मार कर ही दम लेंगे। वो बेबसी से रोते हुए बोली। उन लोगों ने तुम्हें जहर नहीं दिया आरोही, तुमने खुद अपनी जान को खतरे में डाला है। वो इस पर चिल्लाते हुए बोला। जहर नहीं दिया, लेकिन जहर खाने पर मजबूर तो उन्हीं लोगों ने किया। अगर मैं वहाँ खुश होती तो क्या ऐसा कदम उठाती? मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी। मैं बता रही हूँ, मुझे अब बस उससे तलाक दिलवा दो। पिछली बार भी आपने मेरी एक ना सुनी थी, लेकिन इस बार आप मेरी बात मानेंगे। आप भले ही ये केस ख़त्म कर दें, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। वो इसका हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी। राजवीर गहरी सोच में डूब गया। भगवान से डरें, मैं एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं। मेरे लिए तुम्हारी हैसियत एक जानवर से भी बदतर है। एक बार जानवर पर रहम और प्यार आ सकता है, लेकिन तुम पर नहीं। तुम मेरे लिए कोई हैसियत और अहमियत नहीं रखती। तुम मेरे लिए गंदगी का ढेर हो, जिसे मैं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाँव की जूती को हमेशा पाँव के नीचे ही रखी जाती है, कभी ऊपर नहीं बैठाई जाती है। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। आरोही की यादों ने इसे सोने नहीं दिया था। आरोही के आंसू और इसके जुल्म और सितम रात भर इसे सोने नहीं देते थे। इतना बेबस और इतना लाचार वो पहले कभी नहीं हुआ था। आरोही के साथ की हुई जाति इसे झंझोड़ रही थी। वो अपने किए पर आंसू बहाते हुए पूरी रात जमीन पर ही बैठा रहा। ईशान, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? क्यों कर रहे हो ये सब? इसे किचन में आते देख इसकी हालत देखकर काजल ने पूछा। रात भर ना सोने की वजह से इसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। इसकी गोरी रंगत पे अब चमक न थी। कई दिनों से इसने दाढ़ी नहीं बनाई थी। इसने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया था। खाने पीने में भी कोई तवज्जो नहीं देता था। ज़्यादा वक्त अपने कमरे में ही बैठा रहता था। घर वालों से बात करना, इसके साथ बैठना इसने बंद ही कर दिया था। ईशान, कब तक इस तरह बदले की आग में खुद को जलाते रहोगे? छोड़ दो, माफ़ कर दो उसे। उसने तुम पर किया हुआ केस भी वापस ले लिया है। फिर तुम क्यों उसे वापस लाने की जिद पर तुले हुए हो? वो इसके आगे चाय रखते हुए बोली। इसकी बात सुनकर वो चौंक कर इसे देखने लगा। आपको क्या लगता है मैं इसे वापस लेने की जिद इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इसे अपने जेल जाने का बदला ले सकूँ? आप भी ऐसा सोच रही हैं मेरे बारे में? बहुत गलत सोच रही हैं। वो इसे घूरते हुए कहने लगा। लेकिन ईशान, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसे वापस क्यों लाना चाहते हो? वो जब तक यहाँ पर थी तुम्हारी आंखों में कंकड़ की तरह खटकती थी। तुम्हें उससे शदीद नफरत थी। अब जब वो तलाक मांग रही है तो तुम उसे तलाक देकर आज़ाद क्यों नहीं कर देते? मेरी बात को गलत ना समझना। पहले मैं भी इस रिश्ते के कायम रहने की उम्मीद किया करती थी कि किसी तरह सब ठीक हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो आरोही अपनी बात पर सही है। इसे वापस आकर वही सब झेलना है जो वो पहले झेल चुकी है। तो फिर वो कैसे आने की गलती करेगी? मैं यह तो नहीं जानती कि इससे दुश्मनी की आग बढ़ेगी या बुझेगी। लेकिन तलाक से तुम दोनों की ज़िंदगी पर सुकून ज़रूर हो जाएगी, और इसमें तुम दोनों की भलाई है। काजल उम्मीद के साथ अपने मन के विचार इसे बता रही थी, जो इसे सुनकर भी बुरे लग रहे थे। नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे छोड़कर सुकून से नहीं रह सकता। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। उसके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन इसे तलाक कभी नहीं दूँगा। वो झुंझलाकर बोला। मैंने जो कुछ उस मजबूर लड़की के साथ किया, भगवान ने उसकी सज़ा मुझे इसी दुनिया में दे दी है। भाभी, आप हमेशा कहती थी ना, इंसान के कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते।
जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। मुझे अब सब समझ आ चुका है। मैं अपनी गलतियों और जुल्म की सज़ा में अपनी आंखों से देख रहा हूँ। भाभी, मुझे किसी तरह सुकून नहीं मिल रहा। मुझे इस परेशानी से निकाल दो। इसकी आंखों से जारी होते आंसू काजल को बेचैन कर रहे थे। कैसी सज़ा? ऐसा क्या कर दिया है तुमने? वो इस तरह से रोते हुए देखकर पूछने लगी। भाभी, वो स्वरा वो बात करते वक्त रुक गया। हाँ ईशान, बोलो, क्या हुआ स्वरा को? मेरे साथ बहुत अजीब इत्तेफाक हुआ है। जिस लड़की के खिलाफ मैं एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अनजाने में उसी पर जुल्म और सितम ढाता रहा। भगवान ने इसके ज़रिए मुझे मुंह के बल गिराया है। मुझे मेरी औकात बता दी है। वो बेहद अफसोस के साथ अपनी बात कह रहा था। इसकी आंखों में से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। क्या कहना चाहते हो तुम? काजल ने व्याकुलता से पूछा। आरोही ही मेरी स्वरा है, मेरी बिन देखी मोहब्बत। वो हसरत से काजल को देख रहा था। इस वक्त बहुत बेबस और लाचार नजर आ रहा था, जो अब काजल भी महसूस कर रही थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्या स्वरा को यह बात पता है? नहीं, वो नहीं जानती। अगर वाकई ये सच है तो फिर तुम उसे बता क्यों नहीं देते? फिर तो मामला हल हो जाएगा। तुम परेशान होने की बजाय इससे बात क्यों नहीं कर रहे? फिर तो वो अपनी जिद छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगी। वो इसे तसल्ली देते हुए कहने लगी। नहीं बता सकता भाभी, ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। वो मुझसे बेहद नफरत करती है। अगर ऐसे में उसे ये पता लग जाए कि ईशान और आशीष एक ही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आशीष के लिए उसके दिल में इज्जत और मोहब्बत है, वो भी ईशान की तरह नफरत में बदल जाए। उसके लिए आशीष बने रहना मेरे लिए आखिरी उम्मीद है, और वो मैं गंवाना नहीं चाहता। यह सही मौका नहीं है उसे सब बताने का। वो बेबसी से उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। ईशान भाई, आपसे कुछ बात करनी है। वो डरते हुए इसके कमरे में आई। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। वो सीता को अपने कमरे में आता देख दांत पीसते हुए कहने लगा। एक बार मेरी बात सुन लें, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। वो हाथ जोड़कर इससे विनती करने लगी। ईशान ने एक नज़र इसे देखकर नजरें फेर लीं। भाई, प्रभास अब भी आकाश भाई की कैद में है। उसकी आवाज़ में काफ़ी दर्द था। यह बकवास करने के लिए तुम यहाँ आई थी? शर्म नहीं आई तुम्हें? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उसकी सिफारिश करने यहाँ आई हो? देखो सीता, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। तुम मेरी परेशानी को और ना बढ़ाओ। जाओ यहाँ से। वो इसे गुस्से से बोला। नहीं भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी परेशानी का हल सोचकर यहाँ आई थी। हो सकता है मेरी बात से आपको कुछ मदद हो जाए। एक बार ठंडे दिमाग से आप मेरी पूरी बात सुन लें। वो सहमे हुए बोली। तुमने हमारी कितनी परेशानियां हल करी हैं, ये हम अच्छी तरह से देख चुके हैं। तुमसे और अब ज़्यादा भलाई की उम्मीद हम नहीं कर सकते, और मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अब की बार वो खुद ही कमरे से बाहर जाने लगा। आप उन्हें प्रवास लौटाने के बदले में आरोही भाभी की वापसी की शर्त रखें। हो सकता है शायद वो मान जाएं। मुझे पूरा यकीन है वो प्रवास को छुड़वाने के लिए ऐसा ज़रूर करेंगे। वो तेज़ी से अपनी बात कह गई। इसके बढ़ते हुए कदम दरवाजे पर ही रुक गए। वो झट से पलटा और इसके पास आया। तुम्हें किसने कहा कि प्रवास आकाश भाई की कैद में है? आकाश भाई तो कह रहे थे उन्होंने उसे छोड़ दिया है। मैं जानती हूँ वो भाई की कैद में है। इसकी माँ भाई के आगे गिड़गिड़ा चुकी हैं उसकी रिहाई के लिए। वो अब सांस रोक कर बोलती जा रही थी। इसकी बात सुनकर ईशान के चेहरे पर उम्मीद की चमक उतर आई। इसने फौरन वहां से निकलकर आकाश के कमरे का रुख किया। प्रवास कहाँ है भाई? आकाश के कमरे में पहुंचते ही इसने पूछा। इसके अंदाज पर आकाश खामोशी से उसे घूरने लगा। यूं तो कमरे से बाहर नहीं निकलता था, और अब निकला है तो प्रवास को पूछने की क्या जरूरत पड़ गई? आकाश सोचने लगा। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है ईशान? अब आईना देखना छोड़ दिया है क्या? वो सर से लेकर पांव तक बेहाल ईशान को देखते हुए ताना कसने लगा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है आकाश भाई। मुझे प्रभास का पता चाहिए, अभी के अभी। आकाश को खामोश देखकर उसने दोबारा पूछा। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। वो इस पर नज़र डालता हुआ वहाँ से जाने लगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ भाई, वो आपकी कैद में है। आपने उसे अब तक नहीं छोड़ा है। यह पट्टी किसने पढ़ाई है तुम्हें? भगवान के लिए मेरी मुश्किलों को और ना बढ़ाएं। प्रभास को मेरे हवाले कर दें। मेरे पास वक्त बहुत कम है। वो बेबसी से झुंझलाते हुए बोला। तुम क्यों मुझे बेइज्जत करने पर तुले हो ईशान? उस ईशिता ने मुझे क्या कम रुसवा किया है? जो रही सही कमी तुम पूरी कर रहे हो।
आकाश इस पर बरस पड़ा। भाई, मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं डाल रहा। मैं बस आरोही को वापस लाना चाहता हूँ। बीवी है वो मेरी, इसमें आपके लिए कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। इतनी सी बात आप मेरी क्यों नहीं मान रहे? उसे वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ और मेरे लिए ये आखिरी उम्मीद है आरोही को वापस लाने की। इसे मैं किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता। समझ क्यों नहीं रहे आप? ना तो खुद आप वहाँ मेरे साथ चल रहे हैं, ना तो आप प्रभास को मेरे हवाले कर रहे हैं। वो शिकायत करते हुए बोला। तुम्हें किसने रोका है अपनी बीवी को वापस लाने से? और रही बात प्रभास की, तो इस चक्कर में तुम ना ही पड़ो तो अच्छा है। मुजरिम है वो मेरा। उसने इस घर में घुसकर हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। इसे इतनी आसानी से छोड़ना, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। गलती उन लोगों की है तो झुकना भी उन्हें ही चाहिए। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि अपने गुनाहगार को ऐसे ही जाने दूँ। ये मेरे उसूल और शान के खिलाफ है और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम और कोई जिद ना करोगे। वो अकड़ते हुए अपना हुक्म सुनाने लगा। ओह! तो इसका मतलब आपको मुझसे ज़्यादा अपनी जिद प्यारी है। ठीक है, फिर आप रहिए अपनी झूठी शान और उसूलों के बहलावे में। वो बोलते हुए इसके पास से जाने लगा। इसके करीब से दराज से कुछ निकालने लगा। आकाश हैरत से इसे देख रहा था। वो नहीं जानता था कि ईशान क्या कर रहा है। जैसे ही ईशान ने दराज से कुछ निकाला, आकाश की आंखें फटी रह गईं। ये क्या कर रहे हो ईशान? होश में तो हो। रखो इसे वापस वहीं पर। वो पिस्तौल निकालने लगा था। भाई, एक बात आप अच्छी तरह समझ लें। इस वक्त मुझ पर एक जुनून सवार है। मैं अपने आपे से बाहर हूँ इस वक्त। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है और क्या गलत है। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तलाक का नोटिस मेरे अंग अंग को काट रहा है। आपको मेरी तकलीफ का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। वो पिस्तौल में गोलियां भरते हुए बोलने लगा। इसका बर्ताव बाबलों की तरह था। इसकी आवाज़ में एक दर्द था। तुम कहना क्या चाहते हो? आकाश के माथे पर बल पड़ने लगा। भाई, मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ। आप मुझे प्रभास का पता बता रहे हैं या नहीं? वो पिस्तौल मजबूती से पकड़ते हुए पूछने लगा। इसकी ऐसी बेहुदा हरकत पर आकाश के चेहरे पर सदमे और गुस्से दोनों मिले जुले भाव प्रकट हो रहे थे। तुम उस लड़की की वजह से मुझे मारोगे? अपने भाई की जान लोगे? मारो फिर मुझे। आज तुम्हारा यह अरमान भी पूरा हो जाने दो। अगर तुम्हें लगता है मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा, तो दे दो मुझे सज़ा। वो आंखें निकालकर इसे घूरने लगा। वही कर रहा हूँ, आपको सज़ा दे रहा हूँ। लेकिन आपकी जान मैं कैसे ले सकता हूँ भला? मैं इतना बेगैरत और एहसान फरामोश नहीं कि अपने बाप जैसे भाई को अपने हाथों से कत्ल कर दूँ। वो इससे पीछे हटते हुए कुछ कदम की दूरी पर खड़ा हुआ। लेकिन मैं अपनी जान तो ले सकता हूँ, कहते हुए इसने पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर लगा दी। तुम ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकते ईशान। ये पागलपन छोड़ दो। नीचे करो इसे। इसकी हरकत पर आकाश का जिस्म ठंडा पड़ने लगा। वो वहीं खड़े खड़े मचलने लगा। काजल, काजल। वो बेबसी से हड़बड़ाते हुए काजल को आवाज़ देने लगा। काजल इसकी परेशान सी आवाज़ सुनकर जल्दी जल्दी इसके कमरे में आई। क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? वो आते हुए परेशानी से पूछने लगी। तभी इसकी नज़र ईशान पर पड़ी। वो सकते में आ गई। ये क्या कर रहे हो ईशान? नीचे रखो ईशान। अब वो वहीं से इशारा करती हुई इसे कहने लगी। भाई, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उसके बाद नहीं बोलूँगा। वो पिस्तौल पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए आकाश की आंखों में देखते हुए बोला। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों को हैरत से घूरने लगी। ये चाबी लो और मोहन को मेरे पास भेजो। मैं उसे बोल दूंगा, वो तुम्हें वहाँ ले जाएगा। और अब बस इसे मुझे दे दो। आकाश ने कांपते हाथों से चाबी इसे दी और पिस्तौल लेने के लिए दूसरा हाथ बढ़ाया। मैं मोहन को भेज देता हूँ। वो चाबी हाथ में पकड़कर और पिस्तौल को जेब में डालकर बाहर की तरफ चल दिया। आकाश फूलती हुई सांसों के साथ वहीं बैठ गया और काजल जल्दी जल्दी इसके लिए जग से पानी भरने लगी। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो? वो कढ़ाई से चम्मच हिलाते हुए आरोही को देखकर पूछने लगी, जो कि उस वक्त सलाद काट रही थी और मन ही मन मुस्कुराए जा रही थी। हाँ भाभी, खुशियों की तो अब बहुत जल्द शुरुआत होने वाली है। वो मन ही मन आशीष को सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। बड़े दिनों बाद यह मुस्कान इसके चेहरे पर सजी थी। क्या मैं जान सकता हूँ किस खुशी की बात हो रही है और इतना इतराया जा रहा है? भाभी ने इसकी बिखरी हुई मुस्कान को देखकर प्यार से पूछा। आज़ादी की खुशी भाभी, वो चहकती हुई बोली। कैसी आज़ादी? सोनाली ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। एक बार
एक तूफान आया था। उस तूफान की लपेट में आकर एक बेचारी चिड़िया कहीं फंस चुकी थी। वहां पर एक जालिम शिकारी आया। उसने चिड़िया को फंसा हुआ देखकर पकड़ लिया। वो चिड़िया उसके हाथों से छूटने के लिए फड़फड़ा रही थी, लेकिन उस पत्थर दिल को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया और अपनी खुशी के लिए उसे पिंजड़े में कैद करके रख दिया। वो चिड़िया बहुत वक्त तक वहीं कैद रही। बहुत कोशिशों के बाद अब जाकर उसे आज़ादी का परवाना मिल रहा है। बहुत जल्द वो उस बंद पिंजरे से निकलकर अपने परों पर उड़ने वाली है। सोचिए भाभी, वो चिड़िया कैसा महसूस कर रही होगी। वो एक बार फिर अपने ख्यालों में खोने लगी और खुशी से चहकते हुए बोली, तुम पहेलियां सुनाने की बजाय सीधे शब्दों में कहो ना, तुम कहना क्या चाहती हो। मुझे ये पहेलियां समझ नहीं आती। अभी राजवीर आ जाएंगे और खाना बनने में ज़रा देर हो गई तो। वैसे भाई कहाँ हैं? सुबह से नज़र नहीं आ रहे हैं। वो सुबह से गांव गए हुए हैं। प्रभास की गुमशुदगी की वजह से मामा बहुत परेशान थे। इसी सिलसिले में बुलाया है। अभी आते ही होंगे। वैसे आरोही, तुम्हें वेद ने अपनी स्टडीज़ के बारे में बताया? वो इसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। क्यों, क्या हुआ? वो हैरत से पूछने लगी। उसने मेडिकल में टॉप किया है और आगे की स्टडी के लिए उसका एडमिशन लंदन में भी हो चुका है। वो गर्व महसूस करते हुए खुशी से मुस्कुराने लगी। वाओ, इट्स ग्रेट न्यूज़। टॉप तो करना ही था। आखिर भतीजा किसका है? आरोही भी गर्व महसूस करते हुए कहने लगी। वैसे वो कब जा रहा है और किसके साथ जा रहा है? यहाँ तो वो आपके बिना एक पल नहीं रहता। वहाँ एडजस्ट करने में से थोड़े दिन परेशानी होगी। हाँ, वो अकेला नहीं जा रहा है, हम भी उसके साथ जाएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है भाभी। वैसे भी बहुत साल पहले भाई हमें वहाँ पर लेकर गए थे, तब हमने खूब एंजॉय किया था। और अब तो और भी मज़े करेंगे। वो खुश होकर सलाद को डिश में सर्व करने लगी। वैसे कब चल रहे हैं? सिर्फ हम जाएंगे, तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। इसकी बात का जवाब इस बार राजवीर ने दिया, जो अभी ही गांव से लौटा था और पानी पीने के लिए किचन में दाखिल हुआ था। क्यों, मैं क्यों नहीं चल रही? और मैं अकेली रहकर यहाँ क्या करूँगी? वो इसकी तरफ देखते हुए मुंह बनाकर बोली, तुम्हें यहाँ अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम कल अपने घर जा रही हो। राजवीर की बात सुनकर इसके चेहरे की रौनक एकदम से फीकी पड़ गई। क्या मतलब भाई? कौन से घर? वो अब परेशान होती हुई पूछने लगी। अपने पति के घर। ईशान लेने आ रहा है तुम्हें। राजवीर की बात सुनकर इसे झटका लगा और वो पानी का गिलास लेते हुए वहां से चल दिया। भाई, आप जानते हैं मैं नहीं जा सकती वहाँ। आप एक बार फिर मुझ पर जाती कर रहे हैं। वो उसके पीछे से बोलती हुई आई। कोई जाती नहीं कर रहा मैं तुम पर। राजवीर सोफे पर बैठ गया। वो भी इसके पास बैठ गई। आप मुझे दोबारा नर्क में भेज रहे हैं। वहां से बहुत ही मुश्किल से निकली हूँ मैं। वो झुंझलाकर बोली। ईशान को अपनी गलती का एहसास है और वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो। कल तक तो आप मेरे फैसले से राजी थे। ये अचानक आपको क्या हो गया है? वो सवालिया नजरों से घूरने लगी। देखो आरोही, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदारी से काम लो। जज्बात से फैसले नहीं किए जाते। बेवकूफ़ों की तरह जिद छोड़ो। बसाया हुआ घर तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है, और सच जानने के बाद मैंने कभी तुम्हारे फैसले में साथ नहीं दिया। वो इसे जतलाते हुए बोला। प्रवास उन लोगों की कैद में है। मामा कुछ दिनों से उसे लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन आज उन्होंने खुद प्रवास को आज़ाद करने की बात कही है। प्रभास भाई उनकी कैद में है? वो उसकी बात काटकर हैरत से पूछने लगी। अच्छा, तो इसके लिए मुझसे बलिदान मांगा जा रहा है? पहले तो अपने बच्चों की सलामती और अपनी ज़मीनों का कब्जा छुड़वाने के लिए मुझे उस आग में झोंक दिया, और आज फिर उन जालिमों के आगे। इतने भी जालिम नहीं है वो लोग। प्रभास ने उनके घर की इज्जत पर हाथ डाला था। वो चाहते तो उसके टुकड़े टुकड़े करके पूरे गांव में फेंकवा देते, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जाना तो हमें चाहिए था उनके घर माफ़ी मांगने, लेकिन वो लोग खुद उसे छोड़ रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं। बदले में सिर्फ तुम्हारी वापसी का कहा है, जो कि इतनी बड़ी शर्त नहीं है। प्रभास वापस आ जाएगा और तुम्हारा घर बच जाएगा। मामलात खुद सुलझ रहे हैं और इससे बढ़कर क्या चाहिए? वो इसे समझाने लगा, लेकिन आरोही उदास होकर बैठ गई। मुझे झूठे दिलासे देकर खुश होने की कोशिश ना करें। आप मेरा घर नहीं बचा रहे, आप मुझे फिर से उजाड़ने के लिए वापस वहां भेज रहे हैं। प्रभास भाई की वापसी आपको मुबारक हो। वो ताना मारने के अंदाज में बोली।
तुम खामखा जिद कर रही हो, वो उसे समझाने लगा। तो ना उठाते मेरे नाज नखरे, क्यों मुझे लाडली और जिद्दी बनाया आपने? जब जिद पूरी ही नहीं कर सकते तो मुझ में ये आदत ही ना डालते आप। वो भर्राई आवाज़ में बोली। हमेशा तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हारी हर जिद पूरी की, माँ बाप की कमी का एहसास ना होने दिया, इसीलिए तुम आज मेरी बात नहीं मान रही। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला कर सकूं? अब यहाँ भी तुम अपनी जिद मनवाकर मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। वो शिकायत करते हुए नजरें फेरने लगा। काश कि आप मेरी ये बात भी मान लेते और मुझे वहाँ नर्क में ना भेजते। भाई अब भी वक्त है, मुझे उससे तलाक दिलवा दें, फिर उसके बाद आप मेरी कोई बात ना माने। तलाकशुदा लड़की की समाज में कोई इज्जत नहीं होती है, ऐसी औरतों को कोई नहीं अपनाता। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती? ईशान ये रिश्ता बनाए रखना चाहता है, इसने खुद मेरे सामने कबूल किया है कि वो तुम्हें खुश रखेगा और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मुझे पूरा यकीन है वो अब अपनी गलतियां नहीं दोहराएगा। मेरा यकीन करो, यह सब प्रभास के लिए नहीं कर रहा, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। मुझे यकीन है कि तुम मेरे इस फैसले की वजह को समझोगी और मुझे शर्मिंदा नहीं होने दोगी। वो इस पर नज़रें जमाए इसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। भाई अगर वो मुझे तलाक दे देता तो मैं सारी ज़िंदगी इस दाग के साथ नहीं रहूँगी। वो लड़का है ना जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो मुझे अपना लेगा। आप एक बार मेरी बात पर विचार तो करें। वो एक आशा के साथ विनती करने लगी। बस करो आरोही, और कितना उस लड़के के पीछे भागती रहोगी जिसका न कोई अता है ना कोई पता। ना जाने किस तरह वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है और तुम हो कि अपना बसा बसाया घर उसके पीछे उजाड़ना चाहती हो। तलाक एक कलंक है और तुम एक धोखेबाज के लिए एक कलंक अपने सर पर मढ़ने के लिए तैयार हो रही हो। तुम्हें यकीन है कि अपने भाई को नाराज करके, ईशान और उसके घर वालों को तकलीफ देकर, उसके बाद तुम उस गुमनाम लड़के के साथ खुश रह पाओगी जिसका नाम भी तुम ठीक से नहीं जानती? उसके साथ घर बसाकर खुश रहने के ख्वाब सजा रही हो। क्या पता वो शख्स ईशान से भी ज़्यादा जालिम हो, फिर उसे भी भेजती रहोगी तलाक के नोटिस। सोनाली ने इसे ताना कसते हुए समझाया। हर लड़की को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। अगर ईशान के साथ खुश नहीं हूँ तो मैं उससे अलग रह सकती हूँ। आरोही ने अपनी बात रखते हुए अपने भाई की तरफ देखा। आरोही, हर किसी के बीच में गलत फहमियाँ होती हैं मेरी बहन, उसे बैठकर सुलझाया जाता है। इस तरह इतनी जल्दी घर नहीं तोड़े जाते। इस बार उसने कसम खाई है कि तुम्हें खुश रखने की। तुम जहाँ रहना चाहो वो तुम्हें वहाँ रखेगा। तुम पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। अब तुम भी जितना हो सके अपने घर को निभाने की कोशिश करो और उन लोगों को शिकायत का कोई मौका ना देना। अगर तुम वाकई मुझे अपना भाई मानती हो तो मेरे इस फैसले की भी इज्जत करो बेटा। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा। आरोही ने भी जज्बाती होकर कोई विरोध न किया। वो आज हर रोज से हटकर तैयार हुआ था। उसने आज ऑफ वाइट रंग का कुर्ता और उस पर ब्लैक रंग के वेस्ट कोट पहना था। ऐसे कपड़े वो खास मौके पर ही पहनता था। इसने हल्की सी दाढ़ी बनवाई थी जो इसकी गोरी रंगत पर बहुत जच रही थी। इसके चेहरे पर वो पहले जैसी रौनक लौट आई थी। अरे वाह, आज तो किसी रियासत के प्रिंस लग रहे हो, नज़र ना लगे कहीं। काजल ने इसके कमरे में पहुंचते ही इसकी तारीफ की। बस भाभी आप प्रार्थना करें, बस प्रिंसेस को भी लेकर आ जाऊं, जिसके बिना आपका प्रिंस अधूरा है। वो अपने चेहरे पर खुशी और उम्मीद की मुस्कान बिखेरते हुए बोला, जो इसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रही थी। भगवान करें ऐसा ही हो। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। आपको चलना चाहिए था भाभी। यूं ही इस तरह उसे अकेले लेने गया तो उसे बुरा लगेगा। शादी के वक्त भी इसे इसी बात पर गुस्सा आया था कि इसे ना कोई लेने गया और ना ही किसी ने इसका स्वागत किया। वो उस पल को याद करते हुए परेशानी से बोला, हाँ तो उसके स्वागत की मैं यहाँ तैयारियाँ कर रही हूँ ना, और वादे के मुताबिक मैं चल रही थी तुम्हारे साथ। लेकिन अब तुम ही बताओ, तुम्हारे भाई की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है और उन्हें अकेला छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है। वो जतलाते हुए उसे याद दिलाने लगी। वैसे मुझे अभी निकलना होगा। आपने समझ लिया ना सारी तैयारियां किस तरह करनी है? अच्छे से सजावट कर दीजिएगा, कोई चीज़ बाकी ना रह जाए। वो घड़ी को देखकर बोलने लगा। हाँ हाँ कर दूंगी, बस तुम अभी निकलने की तैयारी करो।
कुछ पल बेचैनी में गुजारने के बाद आखिरकार इसे भाई की बात माननी पड़ गई थी। इसने भाई के फैसले का और कोई विरोध न किया। वो ऊपर के मन से खुद को ठीक दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिर्फ यह वही जानती थी कि किस तरह इसने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला मंजूर किया था। ईशान उसके घर के बाहर गाड़ी में खड़ा इंतजार कर रहा था। वो सबसे मिलकर अपने घर से बाहर आई। राजवीर इसे गेट तक छोड़ने आया था। ईशान से मिलने के बाद राजवीर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसे बैठाया और इसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। वो विंडोज़ की तरफ चेहरा घुमाकर बाहर ही देख रही थी। अगर राजवीर वहाँ पर ना होता तो वो कभी भी ईशान के साथ फ्रंट सीट पर नहीं बैठती। इसने बैठते वक्त एक ही नज़र इस पर डाली थी, जो कि लबों पर मुस्कान सजाए इसे ही देख रहा था। इसकी विजयी मुस्कान इसे जहर लग रही थी। इसने फौरन उस पर से नज़र फेर ली। चलें। कुछ देर की खामोशी के बाद ईशान ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो चली थी। जवाब में वो कुछ नहीं बोली। वो बहुत देर से इसे घूरे जा रहा था और वो लापरवाही से गाड़ी के शीशे से बाहर देख रही थी। इसके रूखे व्यवहार को भी मुस्कुराकर अवॉइड करने लगा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए अपने रास्ते को चल दिया। घर पहुंचते ही फूलों के साथ दोनों का स्वागत किया गया। वो दबे कदमों से अंदर दाखिल हो रही थी और काजल इस पर फूल बरसाती हुई इसके करीब आई। उसने फूलों का टोकरा ईशान को पकड़ाया और मुस्कुराते हुए आरोही के गले लगी। जवाब में आरोही भी थोड़ा मुस्कुराई। कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मैं तो खुश हूँ, शायद तुम्हें नज़र आ रहा होगा। वो हाथ फैलाकर इसे घर को दिखाने लगी। रात के वक्त में भी दिन का नज़ारा लग रहा था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, ऊपर से फूलों की महक जो माहौल को खुशनुमा बना रही थी। यह सब देखकर इसे एक पल के लिए अच्छा महसूस हुआ। वो नज़रें दौड़ाकर हैरत के साथ घर की सजावट देखने लगी। वो काजल से बात कर ही रही थी कि इसके ऊपर फूल बरस रहे थे। काजल तो इसके सामने थी, तो ये पीछे से फूल कौन बरसा रहा है? वो मुस्कुराती हुई पीछे मुड़ी, जहाँ ईशान बिल्कुल इसके नज़दीक खड़ा होकर इस पर गुलाब की पत्तियां न्यौछावर कर रहा था। इस बार भी ईशान के चेहरे पर सजी हुई मुस्कान इसे चुभ रही थी। वो अपने सर पर पड़ी हुई फूलों की पत्तियों को झटकने लगी। वो अब कमरे में जाने की बजाय वहीं सोफे पर काजल के पास बैठ गई थी। ईशान किसी भी बहाने से बार बार वहाँ से गुजरता और काजल से बात करता, लेकिन आरोही इस पर नज़र तक न डालती। आरोही का इस तरह का रूखा व्यवहार ईशान को अंदर ही अंदर झिझोड़ रहा था। वो इसके लिए इतना तैयार हुआ था और वो इस पर एक नज़र डालने के काबिल भी नहीं समझ रही थी। आरोही, तुम थक गई होगी। मेरे ख्याल से तुम्हें कमरे में चलकर अब आराम करना चाहिए, ईशान ने झिझकते हुए कहा। इसकी बात पर आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। आरोही, तुम्हें बोल रहा हूँ, सुन रही हो ना? चलो चलकर थोड़ा आराम कर लो, वो इसे नरमी के साथ बोला। आराम, और वो भी तुम्हारी मौजूदगी में? वो मनी मन बोलकर होंठ सिकोड़ने लगी। मैं यही ठीक हूँ, तुम जाओ, वो लापरवाही से बोली और वो इसका चेहरा ताकता रह गया। ऐसे मौके पर वो शिकायती अंदाज में भाभी को घूरने लगा। इसकी नज़रों का अंदाज समझकर काजल बात को संभालने लगी। अरे हाँ ईशान, बातों ही बातों में मैं तो भूल ही गई थी कि तुम सफ़र करके आई हो, थक गई होगी। और हाँ, तुम्हें भूख भी तो लगी होगी। ऐसा करो, तुम कमरे में जाकर कुछ देर आराम करो, इतने में मैं खाना लगाती हूँ और साथ में खाना खाएंगे। काजल उठते हुए बोली। नहीं भाभी, मुझे कोई थकान नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, आपके साथ किचन में हाथ बटाती हूँ। वो काजल के साथ उठने लगी। नहीं नहीं, खाना मैं खुद बना लूँगी, फ़िलहाल तुम कोई काम मत करो। अच्छा, चलें? मैं फिर वहीं बैठकर आपसे बात करूँगी। उसका इरादा बिल्कुल भी ना था ईशान के साथ जाने का। इसकी बात पर काजल कुछ भी बोल ना पाई थी। ईशान ने मुंह बनाकर आरोही को घूरा। वो जानता था कि आरोही ये सब इससे दूरियां बनाने के लिए कर रही है। ईशान का लटका हुआ चेहरा देखकर काजल को उसकी परेशानी का एहसास हुआ। नहीं आरोही, तुम जाओ अपने कमरे में, इस तरह तुम बीमार हो जाओगी। अगर आराम नहीं करना है तो फ्रेश हो जाओ, वो इसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहने लगी। आरोही ने कोई बहस किए बगैर सीढ़ियां चढ़ने लगी। कमरे में दाखिल होते ही इसने फूलों की महक को महसूस किया था, जिससे इसका मूड थोड़ा अच्छा हुआ था। कमरे में हल्की सी रोशनी और फूलों की महक को महसूस करते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। कुछ पल में
लाइट जली और पूरा कमरा रोशन हो गया। कमरे की दिलकश सजावट को देखकर वो हैरान हुई। कैसा लगा? पीछे से बोलता हुआ ईशान सामने खड़ा हुआ। ईशान को सामने देखकर वो सटपटा गई। ये सब किसके लिए है? वो हैरत से पूछने लगी। तुम्हारे लिए। वजह जान सकती हूँ? इसके माथे पर बल पड़ने लगे। वो लबों को भींचते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, ये सब इसलिए किया गया है कि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि तुम्हारे यहाँ आने से मुझे कितनी खुशी हुई है। तुम्हें अंदाज़ा हो कि तुम्हारा यहाँ रहना मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है। भगवान ने तुम्हें दूसरी ज़िंदगी दी है और मुझे तुम्हारा साथ निभाने का दूसरा मौका। वो बिल्कुल इसके करीब होकर आरोही की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था, मेरे लिए? तुम शायद भूल गए हो कि मैं तुम्हारे दुश्मन की बेटी हूँ। मेरी शक्ल को गौर से देखो जरा। यह वही चेहरा है जिससे तुम्हें सख्त नफरत थी। मैं कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाकर नहीं आई। तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं चढ़ रहा मुझे देखकर? कहीं तुम्हारी याददाश्त चली गई है या बौखला गए हो? वो इसे ताना मारकर जताने लगी। आरोही, इन सब पुरानी बातों को हमें भूल जाना चाहिए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे यकीन है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तुम अपनी बातों से भाई को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी असलियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि तुम किस तरह के इंसान हो। तुम तो सालों पुरानी बातों का हिसाब चुकता करने के माहिर हो। बदला लो ना मुझसे। मेरी वजह से तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ी। यह बात इतनी जल्दी कैसे हजम कर लोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि तुमने मुझे वापस लाने की क्यों कोशिश की है? वो इसकी आंखों में अपनी तपिश भरी आंखें गड़ाते हुए बोली। ईशान को कुछ समझ ना आ रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। इसका गला सूखने लगा। मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ अपनी हवस पूरी करने लाए हो। ये तैयारियाँ, ये फूल, ये रोशनी, ये सजावट, ये सब दिखावे हैं मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए। तुम अब यह रिश्ता कायम करने के बहाने मुझे दुख देना चाहते हो। इसके अलावा तुम्हारा और कोई मकसद नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी होते हुए भी तुम मुझे छू ना सके, और जब मैंने तुमसे अलग होने का फैसला किया तो तुम्हारी गैरत जाग गई कि भला तुम मुझे बगैर छुए ऐसे कैसे किसी के हवाले कर दोगे? अपने दुश्मन की बेटी को ऐसे ही जाने दोगे, उसके जिस्म पर अपनी मोहर लगाए बगैर? यह बात तुम्हें कैसे बर्दाश्त हो सकती है? इसलिए तुम मुझे यहाँ लाए हो। तो फिर आज अपनी हसरत पूरी कर लो। जहाँ चाहे, जैसे चाहे मेरे जिस्म को नोच लो, अपना हक वसूल कर लो। कोई हसरत बाकी ना रह जाए तुम्हारी। चाहो तो मेरी खाल खींच लो। आज की रात मैं ये सितम सह लूँगी, लेकिन प्लीज़ भगवान के वास्ते मुझे उसके बाद छोड़ दो, आज़ाद कर दो खुद से। वो बोलते हुए अपना दुपट्टा उतारकर ईशान पर फेंका, जो सरक कर ईशान के कदमों में जा गिरा। वो बेयकीनी के साथ आरोही को देख रहा था। इसके चेहरे पर गुस्से के नहीं, लाचारी के भाव थे। आरोही की कड़वी बातें सुनकर इसका दिल दुखी हो गया था, लेकिन इसकी वजह भी वो खुद था। यह बात वो भी जानता था, इसलिए इसने आरोही पर गुस्सा नहीं किया। लेकिन आरोही का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। वो इसके कंधे को पकड़कर इसकी आंखों में घूरने लगा। वो नजरें फेर गई। इसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इसने मन ही मन यह जहर का घूंट अब पी लिया था। तुम्हारे जिस्म पर मेरा हक पहले भी था और अब भी है। अगर मैं चाहता तो मैं यह सब बहुत पहले कर सकता था, लेकिन मैंने यह सब नहीं चाहा। अब भी मुझे तुम पर पूरा हक है। सच कहूँ तो तुम्हारी कशिश मुझे तुम्हारी तरफ खींचने लगी है, लेकिन मैं तुम्हारे जिस्म में नहीं, तुम्हारी रूह में उतरना चाहता हूँ। अगर सौंपना चाहती हो तो मुझे अपना दिल सौंप दो। मुझसे अलग होने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपने होठों को इसके कान के करीब करके बोला। वो अपने कंधों पर इसकी गिरफ्त मुश्किल से सह पा रही थी। वो हलने की ताकत भी खो चुकी थी। हर बार की तरह ईशान की नज़दीकियां उसे कमज़ोर कर रही थीं। वो आंखें भींचे खड़ी थी। इसकी हालत को देखकर ईशान धीरे से हंस दिया। बस सारी हवा निकल गई। अभी तो तुम बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि जो करना है कर लो, और अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम्हारी सांसें तेज होने लगीं। वो इससे टोकते हुए दूर हुआ और इसकी आंखें खुली। उसने झुककर आरोही का दुपट्टा नीचे से उठाया और अपने चेहरे से लगाकर इसकी खुशबू को महसूस करने लगा। फिक्र मत करो, वक्त आने पर तुम्हारा हर हक पूरे हिसाब से चुकता करूंगा। तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो इसे सर से लेकर पांव तक घूरते हुए बोला। वो इसकी बात से सटपटा गई। तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं बहुत खुशनसीब।
वो मुस्कुराते हुए इसे दुपट्टा उड़ाने लगा। ईशान के इस तरह के रवैये से वो आश्चर्य में पड़ गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।